नमस्कार साथियों। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी को पढ़ते वक्त मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि ये कहाँ से कहाँ आ गए। कहानी की शुरुआत थोड़ी बोरिंग थी और आचार्य चतुरसेन शास्त्री की लिखी जितनी भी कहानियाँ हैं जो मैंने पढ़ी हैं उसमें स्टार्टिंग जो शुरुआत होती है वो उस समय के अकॉर्डिंग होती है। पहले वो उस समय को एक्सप्लेन करते हैं, क्या समय है, कैसा है, वातावरण कैसा है। फिर बाद में वो किरदारों तक पहुंचते हैं। कभी कभी किरदार शुरुआत में ही पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कहानियों में किरदार समझ में ही नहीं आते। ये कहानी थोड़ी उन सब से अलग है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं और प्रार्थना भी आपसे ये करते हैं, अगर कहानी शुरू की है तो अंत तक अवश्य सुने। नमस्कार साथियों। दुनिया भी चमक दमक से दूर, आइए चलते हैं उन पुरानी गलियारों की तरफ जहाँ गए हुए एक अरसा गुजर गया है। कुछ किस्से बाकी हैं शायद, उन्हें पूरा करते हैं अपने छोटे से प्रयास से, जिसका नाम है किस्से गलियारों की। आज की कहानी 13 वर्ष बाद, लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आम कहावत है कि दूसरी पत्नी पति को अधिक प्यारी होती है, कदाचित इसलिए कि उसमें उल्लास और वेदना एक ही लक्ष्य बिंदु पर संघात खाती है। पति की गहद पच्चीसी रफू चक्कर हो जाती है। जीवन की एक असाधारण ठोकर उसे कल्पना, स्वप्न और बाहरी रंगों की दुनिया से उठाकर भीतरी जगत के सत्यलोक में पहुंचा देती है। वो पत्नी को प्रेयसी समझने की बेवकूफ़ी शायद फिर नहीं कर सकता। जीवन संगिनी का सच्चा अर्थ टीका और भाष्य सहित उसकी समझ में आ जाता है। खटपट, मान, व्याजकोप, ऊधम और तमाम चंचल वृत्तियों के प्रोग्राम स्थगित हो जाते हैं और वो सावधान, गंभीर, स्थिर, केंद्रित और उत्तरदायित्वपूर्ण हो जाता है। परंतु संगीत के एक साथ मिलकर बजने वाले विविध वाद्य जब तक सम पर आकर संघात नहीं खाते, तब तक संगीत का समा नहीं बनता। सितार और सारंगी, तबला और हारमोनियम, सबके ठाठ जुदा तो हैं, पर उन्हें स्वर लहरी और ताल के साथ विवश होकर मिलकर ही चलना पड़ेगा, तभी तो रसोदय होगा। ठीक उसी प्रकार दाम्पत्य में रसोदय तो तभी होता है जब पति पत्नी जीवन की प्रत्येक सूक्ष्म और स्थूल क्रियाओं में एकीभूत हों। प्रत्येक सम पर दोनों अभिन्न हो जाएं, सर से भी और ताल से भी। उदय और अमला पति पत्नी थे। जीवन की संगीत लहरी दोनों की हृदय वीणा के तारों को प्रकंपित करती थी, परंतु सम पर आकर दोनों बेसुरे हो जाते थे। ताल सुर मेल नहीं खाते थे। इससे सब कुछ ठीक होने पर भी उस छोटे से दाम्पत्य संगीत में रसोदय नहीं हो पाता था। क्यों? सो कहता हूँ। उदय की आयु 32 साल की थी और अमला की 18 वर्ष। अमला से उदय का ब्याह हुए केवल 1.5 वर्ष बीता था। अमला उदय की दूसरी पत्नी थी। 28 साल की अवस्था में उदय की प्रथम पत्नी का अकस्मात देहांत हुआ। प्रेमोन्माद की मूर्छिवावस्था में ही जैसे किसी ने उसका सब कुछ अपहरण कर लिया हो। पत्नी की मृत्यु के बाद तुरंत ही वो उन्माद उतर आया और फिर उसने अपने संसार को छिन्न भिन्न, दुर्गम और असनीय पाया। अकस्मात और असमय की मनोवेदना उसका अदीर्घदर्शी जीवन न सह सका। वो वेदना से विकल होकर हाहाकार करने लगा। परंतु जगत में अंधकार हो या उजाला, उसमें जितनी भी चीजें हैं वे तो रहती ही हैं। अमला भी जगत में थी। वो अदृष्ट बल से उदय से आ टकराई और जब दोनों पति पत्नी हुए तो हठात जीवन की सारी ही विचारधारा बदल गई। वो भी केवल उदय ही की नहीं, अमला की भी। अमला सोचती थी, पति एक प्रतिमा है, उसमें बहुत से रंग भरे हैं, वो एक झूला है। अमला जब उसे प्राप्त करेगी वो उसके सहारे लटक जाएगी, अपनी यौवन भरी ठोकर से
आघात से पैंग ले लेके झूलेगी। आशा के हरे भरे सावन में प्रेम की रिमझिम वर्षा होगी। वो झूलेगी, गाएगी, हंसेगी और विहार करेगी। वो एक बार अपने यौवन, जीवन और स्त्रीत्व को पति के अर्पण करेगी और वो उसे अपने पौरुष, दर्प, प्रेम और आत्मार्पण में लीन करके उसके नारीत्व को सार्थक करेगा। ये सब बातें अमला ठीक इसी भांति सोचती हो, सो नहीं। ये तो बड़ी गहरी बातें हैं। अमला तो जैसे जीवन पथ पर उछलती चलती थी। वो तो इन सब बातों को ऊपर ही ऊपर सोचती थी। जैसे भूखा आदमी भूख तो अनुभव करता है, पर उसके शरीर में जो उद्वेग पैदा होता है, जिसके कारण भूख लगती है, उसे नहीं समझता। उसी तरह अमला अपने मन को, उस उमंग को तो समझती थी जो उसके यौवन के प्रभात में पति के स्मरण से तरंगित होती थी, परंतु उसके मूल कारण को नहीं। विवाह के बाद अमला जब ससुराल आई तो उसे ऐसा मालूम हुआ कि जिस वस्तु के स्मरण से उसके मन में इतनी उमंगें उठती थीं, वो कुछ उतनी प्रिय, आकर्षक और उसके उतना निकट नहीं है जितना उसे होना चाहिए था। वो क्षण भर ही में उस अपरिचित घर में अपने को कुछ अपरिचित सी देखने लगी। पति को देखकर वो कुछ सहम सी गई। उसने देखा वे कुछ उल्लासित नहीं हैं। अमला की चंचलता और उमंग का उद्रेक करने की उनकी कुछ भी चेष्टा नहीं है। उनकी आंखों में प्यार की वो छलछलाती चमक नहीं। उनमें एक रूखी विचारधारा सी, एक विस्मृति सी है। जैसे अमला को हिफाजत से अपने घर में धरकर वो कुछ निश्चिंत से हो गए हैं। रह रहकर अमला के मन में ये आता था कि वो उसके पति नहीं हैं। पति का नाम मन में उदय होते ही जो रोमांचकारी परिवर्तन उसके शरीर में होता था, वो उन्हें देखकर नहीं होता। घर में और भी औरतें थीं। 2 नंदें थीं, एक विधवा, एक कुंवारी, एक जेठानी थी, एक सास। इनके सिवा कुछ दिन तो पास पड़ोसियों का तांता बंधा रहा। उन सब ने बारीक नज़र से अमला को देखा, जैसे कोई भूली चीज़ पहचानी जा रही हो, चोरी के माल की शिनाख्त हो रही हो। अमला को ये सब बहुत बुरा लगा। उसे देख देख कर जो औरतें चुपचाप संकेत का एकाध वाक्य कहती थीं, पास पड़ोसियों ने उसकी सास को जिन शब्दों में बधाई दी थी, उन सब से तो खींच कर अमला रोने लगी। उसने सोचा जैसे मैं मोल खरीदा बर्तन हूँ, हर कोई ठोक बजाकर देखता है कि ठीक है या नहीं। मगर इस अप्रिय वातावरण में एक प्रिय वस्तु भी थी, उसकी कुंवारी छोटी ननद कुंद। वही सबसे पहले पालकी में घुस बैठी थी। वही अमला का घूंघट हटाकर हंसी थी। वही उसका आंचल पकड़ घर में खींच लाई थी। वही दिन भर अमला के पास रहकर पल पल में उसे खाने पीने, सोने बैठने को पूछ रही थी। वो एक प्यारी सी तितली थी। अमला ने देखा जैसे वो कुछ उसी का जरा गोरा एक संस्करण है। अभी 2 दिन पहले पिता के घर में अमला ऐसी ही तो थी। जो हो, अमला की सबसे प्रथम घनिष्ठता कुंद से हो गई। कुंद का आसरा लेकर अमला उस घर में रहने लगी। धीरे धीरे सब कुछ साथमय हो गया, सब कुछ सम हो गया। अमला ने सास की सृजन मूर्ति को समझ लिया, पति को समझ लिया, पति के सौजन्य को भी जान लिया। पति पत्नी आशातीत ढंग से झटपट ही पुराने होने लगे। उनके जीवन में गदह पचीसी के विनोद, भूलें, मान मनोबल, रूठना, विवाद आदि बहुत कम आते। अमला ने पति के शुद्ध गंभीर प्रेम को पहचान लिया। पति को देखकर लाज से सिकुड़ना जल्दी ही समाप्त हो गया। हास्य विनोद का अध्याय बहुत कम पड़ा गया। वो जैसे कुछ महीनों में ही गृहिणी बन गई। अब वो पति को देखते ही उनकी आवश्यकताओं का ध्यान करने लगी। वो दिन भर खटपट में लगी रहती। बातचीत जब भी दोनों की होती,
किसी न किसी कार्यवश, जैसे पाल में छटपट पकाए फलों का स्वाद डाल से टूटे ताजे फलों जैसा न होकर कृत्रिम सा होता है, वैसे ही असमय में इस पति पत्नी की दायित्वपूर्ण घनिष्ठता ने अमला को अस्वाभाविक गंभीर और अपनी उम्र और स्थिति से कहीं अधिक कृत्रिम बना दिया। इसका सबसे बड़ा असर अमला ही पर पड़ा। उसके शरीर और मन दोनों का ही विकास रुक गया। पति के घर में रहने को, उसे अपना मानने को जैसे उसे विवश किया गया हो। वहाँ की दीवारें, कमरे, सामान, बिछौना, कपड़े, सभी कुछ उसे अपरिचित से प्रतीत होने लगे। सास ससुर, देवर और पति भी जैसे उसे कर्तव्यवश ही अपने समझने पड़े। उदय की परिस्थिति कुछ और ही थी। जैसे फांसी की आज्ञा पाने पर कोई अपील में छूट जाए, ठीक उसी भांति अमला को फिर से पत्नी रूप में पाकर वो केवल संतोष की एक गहरी सांस ले सके थे। अमला के प्रारंभिक उल्लास और नवीन जीवन की ओर उन्होंने दृष्टिपात ही नहीं किया, और इसी से बिना खाद पानी के पौधे की भांति वो मुरझाकर सूख भी गया। परंतु उदय के लिए मानो सब एक रस था। अमला की ये परिवर्तित फीकी मनोवृत्ति जैसे उनके लिए सातमय हो गई। फिर भी अमला के प्रति एक उत्सुकता, प्रेम और सहानुभूतिमयी भावना उदय के मन में थी। अमला को किसी भांति कोई तकलीफ न रहने पाए, इस संबंध में उदय खूब ही सचेष्ट थे। विवाह के 1.5 वर्ष बाद अमला ने पुत्री प्रसव की। कन्या अतीव सुंदरी, सुमुखी और आकर्षक थी। उसके जन्म से अमला और उदय दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। ये नन्ही सी बच्ची अपने छोटे से दूध के समान स्वच्छ पालने पर पड़ी चुपचाप अंगूठा चूसती, छू देने से हंसती और पास जाने पर निर्मल नेत्रों से देखती रहती। वो अपनी अज्ञात भाषा में अपने पास आने वालों से कुछ बातचीत भी किया करती। देखते देखते वो बड़ी होने लगी। नन्ही की पहली वर्षगांठ का दिन था। उदय ने उन आदमियों में न थे जो कन्या जन्म को पुत्र जन्म से कम समझते थे। उन्होंने बड़ी धूमधाम से उसकी प्रथम वर्षगांठ मनाई। मित्रों और परिजनों से घर भर गया। भांति भांति के भोजनों और मनोविनोद के सामानों से आगंतुकों का स्वागत किया गया। अपनी अपनी भेंट और बच्ची को आशीर्वाद देकर जब मेहमान विदा हो गए, तो उदय बहुत सी सटर पटर चीजें नन्ही के लिए खरीद कर हंसते हुए घर आए। उनकी आंखों में हंसी थी और दिल में चुहल। अमला के नववधू होकर घर आने पर भी ऐसी चुहल उदय के मन में नहीं उदित हुई थी। अमला उन उल्लास युक्त आंखों को देखती रह गई, परंतु उदय की दृष्टि अमला की ओर नहीं थी। वो नन्ही की ओर कुछ देर एकटक देखते रहे। इस गुड़िया की ओर उन्हें पागल की तरह ताकते देख अमला से न रहा गया। उसने पूछा, इसे इस तरह क्यों ताक रहे हो? ये गुड़िया यहाँ आई कहाँ से? कहाँ से आई? तुम्हें मतलब बहुत है। इस गुड़िया को मैं पहचानता हूँ। तुम? हाँ, यही वो गुड़िया है। तुम्हारे पास कहाँ से आई? मेरे पास ये बहुत दिनों से है। कितने दिनों से? जब से मैं बहुत नन्ही थी तब से। कहाँ से आई? एक बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने दी थी। तुम्हें दी थी अमला? तुम क्या कह रही हो? मुझे याद है, उन दिनों मैं बहुत छोटी थी। तुम? हाँ, वो मुझे गोद में खिलाते थे, पेट पर उछालते थे, मेला दिखाने ले जाते थे, अंधा घोड़ा बनते थे। वो बहुत अच्छे थे। अमला, उदय उन्मत्त हो रहे थे। उन्होंने कहा, कहाँ की बात है ये? मेरे नाना के घर की। तुम्हारे पिता तो लाहौर में हैं। पर मैं बचपन में नाना के घर बहुत दिन रही थी। वो इंजीनियर थे और जंगल में नहर पर रहते थे। अमला, तुम मुझे पागल कर दोगी। तो वो अच्छे आदमी कौन थे? ये याद नहीं। नाना के पास रहते थे, मेरे लिए मिठाई लाते थे,
एक दिन वो ये गुड़िया लाए थे, फिर नहीं आए। मैं पिताजी के यहाँ चली आई। ओह, वो नन्ही सी नटखट लड़की तुम हो अमला। तुम तो तब तो तुम बहुत ही हंसती थी। उन्होंने अमला के दोनों हाथ पकड़कर उसे पास खींच लिया। अमला अचरज भरी दृष्टि से देखने लगी। उदय ने कहा, उन अच्छे आदमी को तुमने कभी याद नहीं किया अमला? अमला कुछ कुछ समझ गई। वो आंखें फाड़ फाड़ कर पति की आंखों में छिपी उस विस्मृत चिर परिचित दृष्टि को पहचानने की चेष्टा कर रही थी। उसने प्रकंपित स्वर में कहा, तो क्या सचमुच? अमला, तुमने तो खूब ढूंढ लिया। मैं सोचता रहता था कि वो बालिका भी अब बड़ी हो गई होगी, अपने घर बार की होगी। सो तुम बड़ी हो गई, अपने घर बार की हो गई। तुम्हारे खेलने को ये सजीव गुड़िया तुम्हें मिल गई, सो तुमने अपनी बचपन की गुड़िया इसे दे डाली। दोनों चुपचाप कुछ देर अवसन्न खड़े रहे। 13 वर्ष पूर्व की विस्मृत सी बातें वो खूब ध्यान से याद कर रहे थे। उदय सोच रहे थे, कैसी विचित्र बात है कि जिस बालिका को मैंने घुटनों पर खिलाया वही अब मेरी अर्धांगिनी और जीवन संगिनी है। अमला सोच रही थी, वाह, ये तो खूब रही। जब मैं नन्ही सी बच्ची थी तब ये इतने बड़े थे, अब मैं इनके बराबर हो गई। समय और परिस्थिति ने क्या घटना उपस्थित कर दी। दोनों सोचने लगे। दोनों की दृष्टि उस बालिका पर पड़ी जो पालिका में अंगूठा चूस रही थी। एक बार दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हंस दिए। इस बार फिर दोनों भलीभांति एक हुए। न मालूम क्यों समाज और धर्म के विधान पति पत्नी होने पर भी उन्हें उतना निकट न ला सके थे जितना वे अब मधुर किंतु विस्मृत और असम बाल्य स्मृति के कारण निकट आ गए थे। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी 13 वर्ष बाद। लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स बहुत दिनों से खाली है मित्रों। कमेंट बॉक्स में कुछ तो लिख दें, मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।